आज हम कक्षा 9 में अर्थशास्त्र में पहला पाठ पालमपुर गांव की कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पादन और मांग अर्थशास्त्र का मूल विचार है। अर्थशास्त्र के बुनियादी तथ्यों में इसका स्थान सर्वोपरि है और इस पाठ के माध्यम से छात्रों को अर्थशास्त्र के इन्हीं मूल विचारों से अवगत कराना है। और एक काल्पनिक गांव पालमपुर को इसका मूल आधार बनाया गया है। पालमपुर जो गांव है वहाँ मुख्य कार्य कृषि किया जाता है, अर्थात पालमपुर में कृषि मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं यथा लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर किए जाते हैं। इन उत्पादन क्रियाओं हेतु विविध प्रकार के संसाधनों की जरूरत होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से आप जानेंगे कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए अलग अलग साधन किस प्रकार समाहित होते हैं। पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ एक गांव है। यह एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हर मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और इसके आगे समीपस्थ छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस मार्ग पर गुड़ एवं अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन यथा मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ये चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस गांव में अलग अलग जातियों के तकरीबन 450 परिवार रहते हैं और गांव में ज्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं और उनके मकान जिनमें से बहुत बड़े बड़े हैं और ईंट और सीमेंट से निर्मित है। और अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल आबादी का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में छोटे से घरों में रहते हैं जो मिट्टी और घास फूस के बने हैं। यहाँ इस गांव में ज्यादातर घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों हेतु किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल है जहां मरीजों का उपचार किया जाता है। उपरोक्त विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि पालमपुर में सड़कों, यातायात के साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का समुचित रूप से विकसित तंत्र है और इन सुविधाओं की तुलना है अपने समीप के गांवों से मिलकर रही सुविधाओं से हमें करना है। यह एक काल्पनिक गांव जो पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विविध प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी और उत्पादन के भारत के गांवों में कृषि उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है और अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के विषय में कुछ सामान्य बातों को जानने के बाद इन दोनों तरह की क्रियाओं पर विचार करते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्पादन यानी उत्पादन को संगठन उत्पादन करने के लिए है, उत्पादन किसे कहते हैं और उत्पादन के लिए कौन कौन से साधन हैं, ये हम इसमें उत्पादन इसमें पहले तो शब्द आता है उत्पादन। उत्पादन से आशय वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना है। उत्पादन से आशय वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना है। अगली परिभाषा हम कह सकते हैं आर्थिक उपयोगिता का निर्माण करना ही उत्पादन है। क्या कहा?
आर्थिक उपयोगिता का निर्माण करना ही उत्पादन है। और उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। मनुष्य उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी उनको आवश्यकता होती है। आगे इसने कहा उत्पादन के साधन में उत्पादन करने में हमें किन किन साधनों की आवश्यकता होती है उसके बारे में ये कह रहा है कि ऐसी समस्त वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादन के कार्य में सहयोग करती है उत्पादन के साधन कहलाती है। अब इसमें उत्पादन के 4 साधन प्रमुख बताए हैं जिनमें भूमि, श्रम, पूंजी और उसके बाद उद्यम, ज्ञान, ये 4 प्रमुख साधन बताए हैं। उसमें पहला आता है भूमि। भूमि से आशय प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क पदार्थ से है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी परत, भीतर के पदार्थ, नदी, समुद्र, वायु, पहाड़, सूर्य की रोशनी, खनिज पदार्थ, जीव जंतु आदि आते हैं। दूसरा बताया श्रम। किसी भी कार्य को करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। उत्पादन करने के लिए मनुष्य के सभी शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न जो धन कमाने के लिए किए जाते हैं श्रम कहलाते हैं और श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। किसी भी उत्पादन को करने के लिए, किसी वस्तु के निर्माण करने के लिए श्रमिक का होना अति आवश्यक है। तीसरा है पूंजी। पूंजी से आशय उन सभी मानव निर्मित उत्पादन के साधनों से लिया जाता है जो और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। इसे भौतिक पूंजी भी कहते हैं। और भौतिक पूंजी के अंतर्गत 2 प्रकार की मदें आती है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत एक है अस्थायी पूंजी और दूसरी है कार्यशील पूंजी। अस्थायी पूंजी जैसे औजार, मशीन, भवन, उत्पादन में इनका प्रयोग अनेक वर्षों तक किया जाता है, लंबे समय तक। दूसरा है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी में जैसे कच्चा माल, नगद मुद्रा, उत्पादन क्रिया के द्वारा यह पूंजी समाप्त हो जाती है इसका उपयोग करने के बाद। चौथा जो साधन है उत्पादन के लिए आवश्यक है उद्यम, ज्ञान। उत्पादन के विभिन्न साधनों को संयोजित करके संगठित करने की क्रिया उद्यम कहलाती है और इसके लिए उच्च स्तरीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे मानव पूंजी भी कहते हैं। अर्थात किसी भी उत्पादन क्रिया में उत्पादन करने के लिए हमें भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम की आवश्यकता होती है। इनके बिना हम किसी भी उत्पादन कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। अब इसमें अगला आता है कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, यानी भूमि सीमित मात्रा में है, उसी भूमि से क्या उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें एक शब्द आता बहुविध फसल प्रणाली, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये पालमपुर गांव के बारे में है। तो पालमपुर में खेती उत्पादन की मुख्य क्रिया है कृषि। उत्पादन का मुख्य साधन वहां कृषि है और कार्यकारी जनशक्ति का लगभग 75% भाग कृषि कार्यों में संलग्न है। 25% भाग ही अन्य कार्यों में जो गैर कृषि है उसमें संलग्न है। चूंकि गांव के अंतर्गत भूमि क्षेत्र सीमित है अतः गहन कृषि अपनाने के प्रयास किए जा सकते हैं और पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। जुलाई से सितंबर तक ज्वार और बाजरा, अक्टूबर से दिसंबर तक आलू और सर्दी के मौसम में गेहूं की खेती की जाती है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। इस प्रकार एक वर्ष में अनेक फसलें पैदा कर ली जाती है और इसे कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। यानी एक वर्ष में अनेक फसलों का उत्पादन करना। अब पालमपुर में उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि विधियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। उन्नत किस्म के बीजों, नलकूपों द्वारा सिंचाई,
रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के प्रयोग के कारण भूमि के उसी टुकड़े पर पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा है। गेहूं के उत्पादन में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब गेहूं का अधिशेष भी होने लगा है। अधिशेष अर्थात जो उत्पादन करते हैं और उसको इस्तेमाल करने में अपने उपयोग से जो अन्य बच जाता है उसे अधिशेष कहते हैं, जिसे किसान बाजार में बेच देता है। यानी गेहूं उत्पादन करता है, जितने उसे अपनी आवश्यकता के लिए है वो अपने पास रख देता है, और शेष जो बचता है वो अधिशेष होता है, उसे बाजार बेच देता है। इसमें आता है, अगला आता है इसमें कि जो आवश्यकता है कि हरित क्रांति, इसमें एक शब्द है हरित क्रांति। अब हरित क्रांति से आशय, इसी में जो अधिक फसभाव विधि में जो है हरित क्रांति से प्रश्न भी बन सकता है। इसमें हरित क्रांति से क्या आशय है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, या हरित क्रांति प्रभाव है। तो हरित क्रांति, इसमें एक शब्द आया है हरित क्रांति। साधारण शब्दों में हरित क्रांति से हमारा आशय कृषि के क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर कृषि उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करने से है। और इस प्रकार इस क्रांति का मुख्य आधार नवीन उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग, जिससे किसान उत्पादन में 3 से 4 गुना तक वृद्धि कर सकता है। उन्नत बीजों के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई के आधुनिक साधन, कीटनाशकों का प्रयोग और इस विविध फसल प्रणाली भी हरित क्रांति में महत्वपूर्ण घटक है। अर्थात अच्छे खाद बीज है, सिंचाई के साधन, कृषि उपकरणों के द्वारा, उन्नत बीजों के द्वारा अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये हरित क्रांति से संबंधित है और ये हरित क्रांति के फलस्वरूप भी संभव है। अब इसमें हरित क्रांति जो मैंने आप कहा, हरित क्रांति के प्रभाव, जब ये हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में अधिक खाद बीज, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज्यादा उपज वाले बीजों जिसे HYV के द्वारा गेहूं, चावल और चावल की कृषि करने के तरीके सिखाए थे और इससे परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज उत्पन्न होने की आशा थी और इसके फलस्वरूप जमीन के उसी टुकड़े पर पूर्व की अपेक्षा कई अधिक अन्न की मात्रा उत्पन्न होने लगी थी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने हेतु बहुत ज्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता थी और अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाइयों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। अब इसमें क्या हुआ, और हरित क्रांति का जो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले इसका प्रयोग किया था और इसके लिए उन्होंने सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों का, रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया था और उसमें कुछ ने ट्रैक्टर और फसल काटने के लिए मशीन खरीदी जिसमें जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया था और इनमें गेहूं की अधिक पैदावार प्राप्त हुई थी। अब इसमें जो हरित क्रांति है, उत्पादन तो बढ़ा, अब हरित क्रांति के कुछ प्रभाव भी हुए। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति के अनुकूल और प्रतिकूल 2 प्रकार के प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव में अनुकूल माने अच्छे प्रभाव जिसे कहा जाता है, उसमें है पहला गहन कृषि को प्रोत्साहन मिला और इसके फलस्वरूप एक ही भूमि के टुकड़े पर अधिक उत्पादन करना संभव हुआ।
दूसरा, बहुविधि फसल प्रणाली अपनाने से एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना संभव हुआ और इससे कुल कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। तीसरा, वास्तविक मजदूरी और रोजगार बढ़ा। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग तनाव में कमी हुई। पांचवा, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन में 3 से 4 गुना वृद्धि हुई। अब ये तो अच्छे अनुकूल प्रभाव थे, पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के प्रतिकूल प्रभाव थे। अब प्रतिकूल प्रभाव भाई, गलत प्रभाव क्या हुए भाई? कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह जाने के कारण कृषिगत असमानताएं बढ़ी, माने सर्वत्र हरित क्रांति का उपयोग नहीं किया गया, कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया। पटसन, कपास, तिलहन जैसी फसलें उपेक्षित रही, इसका उत्पादन इसके अंतर्गत नहीं किया गया। बड़े किसानों द्वारा ही लाभ हड़प लिए जाने के कारण आर्थिक असमानताएं बढ़ी। उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति में ह्रास हुआ, क्योंकि अगर उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसमें धीरे धीरे ह्रास होने लगेगा। नलकूपों द्वारा सिंचाई के कारण भूमिगत जल सतत जो भौम जल स्तर था वो कम होने लगा, क्योंकि मशीनों द्वारा अंदर के काफ़ी अंदर भाग से पानी को निकाला जाता था। छठा, कीटनाशकों के अधिकाधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा। संक्षेप में हम कह सकते हैं, हरित क्रांति के फलस्वरूप यद्यपि कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, तथापि व्यापक दृष्टि से कृषि के विभिन्न स्तरों पर क्रांति लाने में यह असफल भी रही। इस प्रकार से ये पालमपुर गांव के कृषि उत्पादक संगठन हरित क्रांति के बारे में आपको बता। इसके आगे आ जाता है भाई, पालमपुर गांव की जो 75% जनसंख्या है लोग थे वो कृषि कार्य करते थे और जो 25% लोग थे वो गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए थे। तो अगला आता है पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं। अच्छा, अब पहले भी मैंने कहा पालमपुर में कार्यशील जनसंख्या का लगभग 25% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न था। और ये प्रमुख गैर कृषि क्रियाएं क्या हैं भाई? पहले भी फास्ट में मैंने गैर कृषि के बारे में 2-3 नाम लिए थे। तो वो है डेयरी है, लोग अस्त्री विनिर्माण है, कुटीर उद्योग है, व्यापारिक कार्य है, परिवहन वाहन है, प्रशिक्षण सेवा है। तो इसमें पहला है डेयरी। पालापुर गांव के लोग भैंस पालते और दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचते थे और रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतल केंद्र खुला हुआ था। दूसरा है लघु स्तरीय विनिर्माण। गांव के लगभग 50 लोग विनिर्माण कार्यों में लगे थे। यहाँ विनिर्माण कार्य छोटे पैमाने पर किया जाता था और उत्पादन की विधि भी सरल थी। कुटीर उद्योग, गांव में गन्ना पेरने वाली मशीन लगी थी। यह मशीन बिजली से चलती थी। किसान स्वयं अपने उत्पादन किए गन्ने या दूसरे से खरीद कर गन्ना खरीद लाता था और उसे गुड़ बनाता था और शाहपुर के व्यापारियों को बेचता था। व्यापारिक कार्य, पालमपुर में जो व्यापारी शहरों से थोक बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीद कर लाते थे और गांव में बेचते थे। जैसे चावल है, गेहूँ है, चाय है, तिल है, बिस्किट है, साबुन है, टूथपेस्ट है, बैटरी है, मोमबत्तियाँ हैं, काफ़ी, पेन, पेंसिल आदि। भाड़ वाले इलाकों में खाने पीने की वस्तुएं भी बेची जाती थी। अगला है परिवहन वाहन। पालमपुर में लोग अनेक प्रकार के वाहन चलाते हैं। जैसे फर्स्ट में भी मैंने कहा था, रिक्शा है, तांगा है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, बैलगाड़ी है या अन्य गाड़ी। और ये इन वाहनों से क्या करते थे, वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे और उसके बदले में वाहन चालक उनसे क्या लेता था, किराया लेता था, पैसों में, रुपयों में। अगला है प्रशिक्षण सेवा। पालमपुर गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खुला था और इस केंद्र में कंप्यूटर प्रशिक्षक के रूप में 2 कंप्यूटर डिग्री धारी महिलाएं थी जो प्रत्येक विद्यार्थी को कंप्यूटर सिखाती थी। इस प्रकार से मैंने आज आपको पालमपुर गांव की कहानी, पालमपुर में उत्पादन
का मुख्य साधन कृषि और उत्पादन के बारे में उत्पादन किस प्रकार से होता है, बहुविधि कृषि प्रणाली, हरित क्रांति और हरित क्रांति के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव, और पालमपुर में जो गैर कृषि क्रियाएं थी उनके बारे में आपको बताया। और इसका शेष वैसे ही पाठ पूरा हो चुका है। अन्य अगली वीडियो में।